24 के चुनाव में न अखिलेश यादव राम मंदिर गए, न राहुल गांधी अयोध्या गए, लेकिन अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद को हर कोई आगे रख रहा है। अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर संसद लेकर जाते हैं। राहुल गांधी अवधेश प्रसाद के साथ नाश्ता करते हैं। सोनिया गांधी भी अवधेश प्रसाद से मिलती हैं। अयोध्या पर इंडी का पहला प्रयोग सफल रहा। अब अखिलेश और राहुल नए अयोध्या मॉडल पर काम कर रहे हैं। बीजेपी अयोध्या हार गई, राम लहर में बीजेपी यूपी में पीछे हो गई, लेकिन बीजेपी को अयोध्या हार में जीत क्यों दिखती है, इस रिपोर्ट से समझिए। अयोध्या, जहां श्री राम का जन्म हुआ, चित्रकूट, जहां राम ने 11 साल वनवास के बिताए, सीतापुर, जहां राम जब अयोध्या वासियों के साथ नैमिष आए थे तब यहीं रुके थे, बस्ती, जहां राम के गुरु वशिष्ठ का आश्रम था, सुल्तानपुर, जब राम वनवास के लिए निकले तो यहां रुके थे, प्रयागराज, जहां महर्षि भरद्वाज के आश्रम में श्री राम रुके थे, रामटेक, यहां पर भगवान राम ने शस्त्र ज्ञान हासिल किया था, नासिक, जहां से रावण ने सीता का अपहरण किया था, कोप्पल, राम भक्त हनुमान की जन्मभूमि, रामेश्वरम, जहां श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की। ये राम पथ है, ये श्री राम का इतिहास है, श्री राम की आस्था का पथ है। इस पथ पर बीजेपी हारी है। अयोध्या में राम मंदिर है, चित्रकूट में राम नाम है, रामेश्वरम में राम का तप है। यहां पर बीजेपी की हार से विरोधी गदगद हैं, लेकिन बीजेपी इस हार में भी खुश है। बड़ी मजेदार बात है कि अयोध्या की लोकसभा सीट पर हमें वांछित सफलता नहीं मिली और उसको लेकर इनके चेहरों के ऊपर जो चमक दिखाई पड़ती है, ये अपने आप में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक फूड फॉर थॉट है, क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस देश में बनाया गया कि एक वर्ग के लिए ऑल आइज शुड बी ऑन रफा, चाहे किसी को पता हो रफा है क्या, कहां ये ना पता हो, पर दूसरे के लिए ऑल आइज शुड नॉट बी ऑन अयोध्या। परंतु मैं ये भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय, ये लोग समझ नहीं पाए। अयोध्या में जब हमें वांछित सफलता नहीं मिली तो हमारे विरोधी बता क्या रहे हैं। देखिए साहब, आप अयोध्या हार गए, बस्ती हार गए, प्रयागराज हार गए, चित्रकूट हार गए, नासिक, रामटेक और रामेश्वरम, यानी भगवान राम से जुड़े सारे स्थलों के बारे में बता रहे हैं कि यहां भारतीय जनता पार्टी को वास्तविक, जैसे कई तो ऐसी सीटें थी रामेश्वरम कभी नहीं जीते थे, परंतु महोदय मैं कह रहा हूं ये समझ नहीं पाए प्रभु की लीला क्या है। जो लोग ये कहते थे कि राम हुए नहीं, इसका सबूत दो, वो उत्तर से दक्षिण तक राम से जुड़े स्थानों का सबूत दे रहे हैं कि अयोध्या भी राम से जुड़ी थी, बस्ती भी जुड़ी थी, प्रयागराज भी था, रामटेक भी था, रामेश्वरम भी था। अरे आपको लगता है कि भगवान हमको हरवाने के लिए आए थे? नहीं, आपको अपना अस्तित्व मनवाने के लिए आए थे। जिस पॉलिटिकल राम पथ का जिक्र संसद तक में हो रहा है, जिस राम पथ में चुनाव कोई भी जीता हो लेकिन राम का नाम जीत गया, उस राम पथ का चुनावी नतीजा देखिए। अयोध्या, फैजाबाद लोकसभा सीट में आता है, बीजेपी 54,000 वोट से हारी, समाजवादी पार्टी जीती। चित्रकूट, बांदा लोकसभा सीट में आता है, बीजेपी 71,000 वोट से हारी, समाजवादी पार्टी जीती। सीतापुर, बीजेपी 89,000 वोट से हारी, कांग्रेस जीती। बस्ती, बीजेपी 1 लाख वोट से हारी, समाजवादी पार्टी जीती। सुल्तानपुर, बीजेपी 43,000 वोट से हारी, समाजवादी पार्टी जीती। प्रयागराज, बीजेपी 58,000 वोट से हारी, कांग्रेस जीती। रामटेक, शिवसेना शिंदे गुट 76,000 वोट से हारा, कांग्रेस जीती। नासिक, शिंदे गुट 1,62,000 वोट से हारा, उद्धव गुट जीता। कोप्पल, बीजेपी 38,519 वोट से हारी, कांग्रेस जीती। बीजेपी की हार की जो सबसे बड़ी वजह समझ में आई वो थी जातीय समीकरण। उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक जाति कार्ड जबरदस्त खेला गया। बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ रही थी,
विकास का मॉडल पेश कर रही थी, लेकिन बीजेपी को हार मिली। अयोध्या में मिली हार एंटी मोदी मोर्चे के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अयोध्या वाली फैजाबाद सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जीते। उनकी जिस तरह से संसद में एंट्री कराई गई, सोनिया गांधी से जिस तरह उनका परिचय कराया गया, जिस तरह से राहुल गांधी की टॉप लिस्ट में अवधेश प्रसाद आ गए हैं, इंडी अलायंस अवधेश मॉडल को सबसे बड़ा पॉलिटिकल मॉडल बनाने की तैयारी में है। फैजाबाद लोकसभा में सबसे बड़ा वोट बैंक दलित है, दूसरे नंबर पर 16% मुस्लिम। बांदा लोकसभा में 24% दलित हैं, 6% मुस्लिम। सीतापुर लोकसभा में 27% दलित हैं और 20% मुस्लिम। बस्ती में 20% दलित और 15% मुस्लिम। सुल्तानपुर में 21% दलित और 17% मुस्लिम। प्रयागराज में 20% दलित और 13% मुस्लिम। रामटेक में 18% दलित, 14% बौद्ध और 4% मुस्लिम। नासिक में दलित 13%, आदिवासी 18% और मुस्लिम 6%। कोप्पल में दलित 19%, आदिवासी 13% और मुस्लिम 13%। रामनाथपुरम में दलित 18%, मुस्लिम 11% और ईसाई 5%। राहुल गांधी को, अखिलेश को, इंडी के हर नेता को लग रहा है यही फॉर्मूला जीत का है, बीजेपी को हराने का है। तो क्या अब बीजेपी राम पथ छोड़ देगी, जाति पथ पर चलेगी? चुनाव के लिए, जीत के लिए बेसिक आइडियोलॉजी को बदल देगी? महोदय, रामचरितमानस और रामायण में भी उल्लेख है कि एक बार नागपाश भगवान राम को भी लगा था और नागपाश लगने के कारण एक मूर्छा आ गई थी और तब राम विरोधी दल में बड़ी खुशियां छा गई थी, मगर वो प्रभु की लीला का हिस्सा था, सिर्फ हनुमान जी को अपनी शक्ति याद दिलाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सभापति महोदय, आज से 30 साल पहले मुझे याद है उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबने मिलकर सरकार बनाई थी, सपा बसपा और कांग्रेस आई ने मिलकर, तब एक नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। मगर हम तब भी नहीं डिगे थे और जो हवा में उड़ाने की बात कर रहे थे, 3 साल में हमने केंद्र में सरकार बना के दिखा दी थी और उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनी थी। अरे अब तो इतना अंतर आया है, तब आप हवा में उड़ाने की बात कर रहे हैं, अब आप एक एक स्थान को बता रहे हैं। आप निश्चित रहिए, जिसे एक हम लोग जो प्रसिद्ध भजन सुनते थे उसमें यह कहा गया है, जो हनुमान जी का प्रसिद्ध भजन है कि रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, परंतु चिंता मत करिए, वो शक्ति पुनः जागृत हो रही है। बीजेपी ये मानती है इस बार जितनी उम्मीद थी वैसा नतीजा नहीं आया, लेकिन इस बात का विश्वास है वक्त फिर बदलेगा। बीजेपी अपनी विचारधारा से समझौता नहीं करेगी। सुधांशु त्रिवेदी जिस चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं उसमें क्या हुआ था वो देखना जरूरी है। विवादित ढांचा विध्वंस के बाद 1993 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने गठबंधन किया। बीजेपी 177 सीटें जीती, समाजवादी 109 और बीएसपी को 67 सीटों पर जीत मिली, कांग्रेस को 28 पर। समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। उस दौर में भी यही कहा गया था, यही दावा किया गया था कि राम पथ में बीजेपी हार गई। हिंदुत्व से बड़ा जाति समीकरण है। जैसे आज इनके चेहरों पर मुस्कान है, जैसे आज का चुनावी कैलकुलेशन है, जैसे आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इंडी अपनी जीत पर खुश है, ऐसा वक्त तब भी था। इसके बाद 1996 लोकसभा चुनाव में जो हुआ वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और बीजेपी विरोधी कभी नहीं भूल सकते। बीजेपी की सीट 41 बढ़ी, आंकड़ा 161 पर पहुंचा,
पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। हम 2 सीटों की पार्टी थे, तब भी उतनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ खड़े थे। हम 86 सीट पे भी वैसे ही खड़े थे, 120 पे वैसे ही खड़े थे, 182 पे वैसे ही खड़े थे, 282 पे वैसे ही खड़े थे, 303 पर वैसे ही खड़े और 240 पर भी वैसे ही खड़े हुए हैं। आपके लिए चुनावी हार जीत का विषय होगा, हमारे लिए चुनावी हार जीत का विषय नहीं है। परंतु हमें लगता है कि भारतीय समाज में भी कुछ लोगों के मन में अभी भी इसको लेकर हो सकता हमारी तपस्या में कोई कमी रही हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा भारत के सभी लोगों से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की वह प्रसिद्ध पंक्ति जो उनकी कविता थी, आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं इसके लिए कहना चाहूंगा कि अभी हमारा यह प्रयास बाकी है। तो एक पंक्ति उनकी मैं कोट करना चाहता हूं जो आज की परिस्थितियों में बहुत समीचीन लगती है कि आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नवदधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। जो लोग राम मंदिर से दूरी बनाते थे, जो नेता राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जिनके लिए राम का नाम लेना वोट बैंक के लिए खतरा था, आज उन लोगों की, उन पार्टियों की जुबान पर अयोध्या, राम मंदिर और राम पथ ही है। लोकसभा चल रही है, आप कुछ वहां भी इसको लेके अयोध्या का मुद्दा उठाएंगे लोकसभा में? हर अपेक्षाओं को मैं पूरा करूंगा, ये भी मुद्दा उठेगा। आखिर ये प्रभु श्री राम की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं की कृपा है, हमारे नेता अखिलेश की कृपा है। तो जब सबकी कृपा है, मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो हम तो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। बाकी यही तो अपेक्षा है। श्री राम का विषय हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में हारने के बाद बीजेपी ने अयोध्या से दूरी बना ली, बल्कि बीजेपी ने अपनी तपस्या और तेज कर दी है। 4 जून के बाद से गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान, राज्य मंत्री जयवंत सिंह सैनी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अयोध्या पहुंचे। रामपथ पर अब अगला इम्तिहान होने वाला है। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2027 में विधानसभा चुनाव हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इस रास्ते पर अखिलेश यादव आगे बढ़े हैं। इसी रास्ते पर राहुल गांधी को मंजिल दिखने लगी है। यूपी में समाजवादी पार्टी को 37 सीट, कांग्रेस को 6 सीट, बीजेपी को 33 सीट और बीजेपी सहयोगियों को 3 सीटें मिली हैं। लेकिन उपचुनाव में मुद्दा दिल्ली की सत्ता नहीं, योगी का न्याय होगा। जिन लोगों को लग रहा है कि लोकसभा का नतीजा यूपी के रामपथ पर असर डालेगा, वो योगी आदित्यनाथ को शायद सही से नहीं जानते, क्योंकि योगी के संकल्प का कोई विकल्प नहीं है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जब आप हमारी उम्र में थे तो आप अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना चाहते थे? धन्यवाद। देखिए, जो आप सोचते हैं मैं भी वही सोचता था, और मैं भी ये मानता था कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहिए या मुझे भी इस फील्ड में पारंगत होना चाहिए। कोई इंजीनियर या कोई प्रशासनिक पद प्राप्त करने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनकर के जो लोग पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा होया जाए, तो मुझे लगता है जीवन की सार्थकता है। और मुझे अच्छा लगता है, जब मैं शुरू में मैंने संन्यास लिया था तो मुझे बहुत सारे लोग कोसने वाले थे, कहाँ चले गए जी, क्या कर दिया ये। और मैं भी असमंजस में रहता था कि क्या मैंने गलत तो नहीं कर लिया। लेकिन मैं जब उस फील्ड में आगे बढ़ा तो मुझे लगने लग गया कि नहीं, मेरा मार्ग एकदम सही है। जो लोग मुझे कोसते थे, मैं जब उनकी तरफ देखता हूं आज, या उस समय भी देखता था, कोई संतुष्ट नहीं है। भौतिक उपलब्धि व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती है।
और मैं इस बात को मानता हूं कि एक गरीब भले ही आपको आर्थिक रूप से संपन्न न कर सकता हो, लेकिन उसकी दुआ और उसका आशीर्वाद आपके जीवन को प्रशस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। यूपी में उपचुनाव में जो होगा उसको 27 का ट्रेलर माना जाएगा। इसी ट्रेलर की प्रैक्टिस समाजवादी पार्टी कर रही है। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के ऑफिस की हैं, जहां पर भामाशाह जयंती मनाई जा रही है। अखिलेश यादव खुद फूल अर्पण कर रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। इससे पहले कभी इस तरह की तस्वीर नहीं देखी गई। जयंती समारोह के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रेस नोट जारी किया, जिसमें लिखा है, अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वैश्य और व्यापारी समाज का उत्पीड़न हो रहा है। आज वैश्य और व्यापारी समाज बीजेपी शासन में सबसे ज्यादा पीड़ित है। जीएसटी से बड़े पैमाने पर व्यापार का नुकसान हुआ है। व्यापारी और वैश्य समाज भी अब ये मानता है कि व्यापारी और वैश्य समाज का सम्मान केवल समाजवादी पार्टी सरकार में ही संभव है। बात यहीं तक नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने सीधे सीधे अपना नेक्स्ट टारगेट बता दिया। अखिलेश यादव ने आश्वासन दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर वैश्य समाज को उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा। हमें भाजपा की साजिशों में नहीं फंसना है। 2027 विधानसभा चुनाव की लड़ाई बड़ी है, इसमें नहीं चूकना है। इस वक्त इंडिया अलायंस में जबरदस्त जातीय कैलकुलेशन चल रही है। दलित प्लस मुस्लिम प्लस यादव प्लस वैश्य प्लस कुर्मी। लेकिन एक बात अखिलेश यादव भूल गए हैं, कैलकुलेशन से बड़ा परिश्रम होता है, जिसमें योगी आगे हैं। उस समय, उस कालखंड में इस जातिवाद ने किया था और विदेशी आक्रांताओं ने किया था। यही कार्य आज के दिन पर ये जातिवादी नेता कर रहे हैं। हमें इनसे सावधान रहना होगा। ये दिखने के लिए हितैषी बनेंगे, लेकिन किसी के हितैषी नहीं, अपने परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते हैं। इनको सोचना भी नहीं है। देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी हो ही नहीं सकती है। एक खतरनाक पाप है ये, जो जातीय विस्मरण करके हम लोग सामाजिक खाई को पाटने का काम कर रहे हैं, उसको चौड़ा करने का काम कर रहे हैं, ये जानते हुए कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। राम पथ पर योगी तब से चल रहे हैं जब उनको एहसास भी नहीं था ये पथ उनको कहां लेकर जाएगा। हमारा आपसे प्रश्न है, जैसा कि सभी माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बनते देखना चाहते हैं, तो जब ऐसे में आपने संन्यास लिया तो आपके माता पिता जी की प्रतिक्रिया क्या थी? धन्यवाद। देखिए, ये एक चुनौती थी मेरे लिए भी और मेरे माता पिता के लिए भी। मैंने अपनी मां से तो नहीं बताया था, लेकिन इनडायरेक्टली अपने पिता से चर्चा की तो भड़क गए थे, तो मुझे चुपचाप घर से निकलना पड़ा था। और ये विडंबना है। देखिए, जीवन के बारे में हर व्यक्ति जानता है। हम जिसको मृत्यु कहते हैं वो वास्तव में मृत्यु हमें दिखाई देता, लेकिन वो नया जीवन भी है। हम जिसको असफलता कहते हैं, ये मान के चलिए कि किसी बड़ी सफलता का वो मार्ग प्रशस्त करने जा रहा है। और उसी में हमें रास्ता निकालना है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 24 का चुनाव खत्म हो चुका है, सरकार बन चुकी है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। अब बात 24 से आगे की है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ तैयार हैं।